ओके, सो वन थिंग दैट आई डू वांट टू हाइलाइट इन दोनों चीज़ें में कि कर्लिंग्स अल्सर जो होता है और कुशिंग्स का क्या होता है। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है दिस इज़ ड्यू टू हेड ट्रॉमा एंड दिस इज़ ड्यू टू बर्न्स। ठीक है, अब इसकी थोड़ी-सी पैथोफिज़ियोलॉजी समझ लो, दैट विल मेक इट ईज़ियर टू अंडरस्टैंड कि जब बर्न्स हमारे पास होते हैं तो क्या होता है, वाटर इवेपोरेट कर जाता है ना रैपिडली स्किन से, ठीक है? जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइपोवोलेमिया हो जाता है। जब हाइपोवोलेमिया हो जाएगा, तो फिर होगा ये कि ब्लड भी कम हो जाएगा, ठीक है? ब्लड ऑब्वियसली कम हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब है कि जो स्टमक है ना, उसकी परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाएगी। तो स्टमक की जो परफ्यूजन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से इस्कीमिया होगा और इस्कीमिया जब होगा तो म्यूकस ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है? म्यूकस जब ब्रेकडाउन हो जाएगा तो अल्सरेशन हो जाएगी, ठीक है? इसका ये अम वो हो जाएगा। तो थिंक ऑफ लाइक कर्लिंग एज़ इन फायर, फायर के वो फ्लेम्स कर्ल कर रहे होते हैं, सो फायर, सो थिंक ऑफ बर्न्स एंड बर्न से हमारे पास क्या हो जाता है, हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया से ब्लड कम हो जाता है, स्टमक इस्कीमिया हो जाता है, म्यूकस लाइनिंग ब्रेक हो जाती है। नाउ कुशिंग्स अल्सर के बारे में थोड़ा-सा मैं बता देती हूँ। सो कुशिंग अल्सर हमारे पास रेज़्ड आईसीपी की वजह से बेसिकली होता है। तो जब कुशिंग्स अल्सर हमारे पास है हेड ट्रॉमा, तो हमारे पास हेड ट्रॉमा है, उससे जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो जस्ट रिमेंबर, जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जो वेगस नर्व है ना, उसके ऊपर स्टिमुलेशन हो जाती है, तो वेगस नर्व स्टिमुलेट हो जाती है और जो वेगस नर्व है दैट इंक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो जब गैस्ट्रिक सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाएंगी तो ऑफ कोर्स अल्सरेशन हो जाएगा। तो जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है? अब हम एच पाइलोराई का थोड़ा सा मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं। तो एच पाइलोराई फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो इज अ ग्राम नेगेटिव स्पाइरल बैसिलस। सो ग्राम नेगेटिव है एक चीज, ठीक है? एंड देन स्पाइरल बैसिलस, सो दैट्स द सेकंड थिंग। और फिर उसके बाद हमारे पास ये इट्स फाउंड 90% duodenal अल्सर्स में, 70% गैस्ट्रिक अल्सर्स में। तो यू कैन सी कि इट्स द कॉमनेस्ट कॉज, ठीक है, ऑफ पीयूडी, ठीक है? फिर उसके बाद इसका मैकेनिज़्म क्या है कि ये ट्रिगर करता है साइटोकिन को और इन्फ्लेमेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज़ होता है, एसिड वो हो जाता है, म्यूकस ब्रेकडाउन हो जाता है, बाइकार्बोनेट कम हो जाता है। तो इसकी वजह से फिर अल्सरेशन हो जाती है स्टमक लाइन में, ठीक है? अब हम क्लिनिकल फीचर्स ऑलवेज़ इन ग्रीन, तो 70% in fact is asymptomatic, so you might even have a peptic ulcer disease but you might not even like manifest the symptoms. तो इसका क्लासिक एक epigastric pain है. So the first thing someone will say is epigastric pain है which worsens after eating. So you might say कि अच्छा dyspepsia है ना, कि for example जलन वगैरह हो रही है, तो your empirical treatment would obviously be PPIs. तो आप omeprazole दे दोगे, ठीक है? तो सो इसका ईटिंग से रिलेशन है, लेकिन हाउ डू यू नो इफ इट्स गैस्ट्रिक और दुओडेनल? तो गैस्ट्रिक जो अल्सर है वो अपने साथ ही मुंह में डाला एंड वो इसोफेगस से होते होते स्टमक में चला गया, तो इट्स वर्स आफ्टर ईटिंग, ठीक है? एंड duodenal ulcer pain is relieved by food and it worsens 22 to 4 hours later, वो इस वजह से क्योंकि जो duodenum है इसका जो है अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है, तो अल्कलाइन एनवायरनमेंट जब होता है तो फूड खा के रिलीफ मिलता है, ठीक है? बट ये वर्स हो जाता है 2 टू 4 आवर्स आइदर। सो इफ इट वर्सन्स ऑन फूड इनटेक, क्योंकि एकदम से खाना आया है एंड एसिडिक एनवायरनमेंट था तो एसिडिटी होगी। लेकिन अगर दुओडेनल अल्सर है तो उसमें अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है ना दुओडेनल अल्सर में, तो रिलीफ मिलता है थोड़ा-सा, ठीक है? तो दैट्स जस्ट समथिंग टू रिमेंबर। अच्छा, अदर जो सिम्पटम्स हैं दोज़ आर नॉज़िया, ब्लोटिंग, डिस्पेप्सिया, अर्ली सैटिस्फाइड, ठीक है? सो so just to recap, so the first thing your patient will walk into your clinic and say कि मेरे पेट में दर्द है, so epigastric pain, ठीक है? वो they might epigastric pain है, उससे वॉमिटिंग भी हो रही है, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग कम होता है बट यूजुअली नॉजियस बंदा फील करता है, सो epigastric pain, वॉमिटिंग, नाउज़िया एंड देन डिस्पेप्सिया है, ठीक है? क्योंकि एसिड बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड देन अर्ली सैटिस्फाइड, ठीक है? सो कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या-क्या हैं? कॉम्प्लिकेशंस ऑलवेज़ इन येलो, तो हमारे पास हेमाटोमेसिस है, फॉर तो ब्लीडिंग हो सकती है एंड एक्चुअली पीयूडी is accounts for 70% of cases of hematomesis. तो अगर क्वेश्चन ही आया है, एमसीक्यू आया हुआ भी है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमाटोमेसिस, तो इट्स पेप्टिक अल्सर डिजीज, ठीक है? परफोरेशन हो सकती है, गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। तो लेट मी एक्सप्लेन हाउ। हेमाटोमेसिस क्या है कि फॉर एग्जांपल अब ये क्योंकि ये जाके दुओडेनल गैस्ट्रोडुओडेनल आर्टरी को, जो कि लेसर कर्वेचर के पीछे पड़ी हुई होती है, इसको जाके जब स्टमक की लाइनिंग अल्सरेट हो रही है, तो पीछे फिर ये आर्टरी जाके इरोड हो रही है, ठीक है? और फिर जब ये आर्टरी इरोड हो रही है, तो यहाँ से फिर ब्लीडिंग होगी और जब ब्लीडिंग होगी तो हेमाटोमेसिस होगा कि वॉमिट में ब्लड आ रहा है। फिर परफोरेशन इसके ऑब्वियसली इतनी अल्सरेशन हुई कि स्टमक वॉल में वो हो गया एंड गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इस तरह से होगी कि अब इतनी रिपीटेडली इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, बार-बार इन्फ्लेमेशन हो रही है ऑफ द स्टमक वॉल, तो उससे होगा ये कि इन्फ्लेमेशन से फिर क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है और फिर इवेंचुअली इतना फाइब्रोसिस हो जाएगा कि जो आपका दिस इज बेटर,
अम, इस जगह में इतनी इन्फ्लेमेशन हो गई है कि ये जो पैसेज है वो नैरो हो जाएगा, तो फिर गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अच्छा, सम इम्पोर्टेंट डिफरेंशियल्स टू कंसिडर और GERD, ठीक है, GERD के भी इसी तरह की डिस्पेप्सिया हो सकता है, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकता है, नौसिया हो सकता है। इस्कीमिक हार्ट डिज़ीज़ हो सकता है क्योंकि उसमें भी हार्टबर्न इसमें भी होता है, उसमें भी होता है। गॉलस्टोन्स एंड अपर जीआई कैंसर्स। अब मैंने कहा था कि वी आर गोइंग टू लुक इनटू ज़ोलिंगर-एलिसन सिंड्रोम, ठीक है? So what is Zollinger-Ellison syndrome? It is basically a triad. So ये basically एक ट्यूमर होता है, ठीक है? And it's a duodenal tumor. और ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है गैस्ट्रिन को, ठीक है? तो जब ये गैस्ट्रिन सिक्रीट करता है, तो इससे गैस्ट्रिन सिक्रीट करने से क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन बढ़ जाती है, तो सीवियर पीयूडी होता है। तो इफ यू जस्ट रिमेंबर इट इन एन ऑर्डर कि ड्यूओडेनल ट्यूमर आ गया, ठीक है? ट्यूमर के बाद क्या हो गया कि उस ट्यूमर गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा सिक्रीट कर लिया, फास्टिंग गैस्ट्रिन, उससे गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन ज़्यादा होगी और उसकी वजह से क्या हो गया, अल्सर बन गया। सो दिस इज़ एन ईज़ी ट्रायल टू रिमेंबर। And it's 1/3 part of MEN1 जो MEN1 है, those are the tumors जो कि pituitary, pancreas और parathyroid को affect करते हैं, just remember that. So Zollinger-Ellison is a feature of that. Okay, let's look into investigations. Investigations is always in gold and brown. So if there is no red flags to we start empirical treatment. Dyspepsia वगैरह का वैसे ही हम PPI और omeprazole से start करेंगे, लेकिन then we're going to test for H. pylori, जिसमें हम यूरिया ब्रेथ टेस्ट करेंगे कि हम देखेंगे कि जो H. pylori है that एक्ट्स उसके अंदर यूरिएज होता है जो कि यूरिया को ब्रेथ में ले आता है। तो यू डू अ यूरिया ब्रेथ टेस्ट, इफ इट्स पॉजिटिव तो दैट मीन्स कि हमारे पास H. pylori है, ठीक है? H. pylori है। एंड वी डू अ स्टूल एंटीजन टेस्ट। सो थिंक ऑफ इट एज़ द 2 राउट्स। एक 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 माउथ का राउट है, एंड देन आई डोंट वांट टू ड्रॉ द स्टूल राउट, बट यू गेट द पॉइंट कि वन इज़ फ्रॉम द टॉप एंट्रेंस एंड वन इज़ द एग्जिट, ठीक है? एंड अगर पॉजिटिव है तो ट्रिपल थेरेपी हम देते हैं। ट्रिपल थेरेपी में क्या-क्या आता है वो मैं आगे बताती हूँ। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द रेड फ्लैग सिम्पटम्स आर।